नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप? मैं अजय मिश्रा एक हम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही कम समय के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करने वाले हैं और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। मेरे बारे में जानना है, प्रोफाइल पढ़ लीजिए। आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रो का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के रिवीजन में सबसे पहले आपको दो प्रकार की चीजें पढ़नी चाहिए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बराबर। तो सबसे पहले क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फिर करंट फ्लो करेगी, फिर आउटपुट में आपको ईएमएफ मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और कौन कौन से नाम है, इसका एक नाम है वोल्टाइक सेल, इसका एक नाम है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है डेनियल सेल। इसने जिंक और कॉपर की रॉड का इस्तेमाल करके एक सेल बनाया था। वो सेल आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जिंक की रॉड है और वो ZnSO4 में डिप्ड है। और इधर अगर आप देखें तो कॉपर की रॉड है, वो कॉपर सल्फेट में डिप्ड है। और यहाँ पे देखिए Zn का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर से इधर। अपोजिट डायरेक्शन देखिए, करंट फ्लो करेगी इस तरीके से, और करंट यहाँ से सर्किट के अंदर से इस तरीके से फ्लो करती हुई इधर से इधर होती हुई, ये पूरा करंट का एक रास्ता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लोन। और राइट हैंड साइड में क्या है, कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ रिडक्शन होता है। तो याद रखने का तरीका है लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव टर्न, ठीक है। रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो Zn कन्वर्ट होगा, Zn+2 में कॉपर +2 कन्वर्ट होगा। कॉपर में करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, एक्सटर्नल सर्किट में देखें तो कैथोड टू एनोड, मतलब एक्सटर्नल सर्किट देखिए ये है, यहाँ कैथोड टू एनोड हो रहा है। और इंटरनल सर्किट में अगर आप देखेंगे तो एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल आता है। आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे जो आपने एक ब्रिज लगा रखा है जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या काम है भाई, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, मैकेनिकल मिक्सिंग को अवॉइड करता है जिससे वो मिक्स ना हो जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, और एलएलजेपी यानी कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करता है, ठीक है। अब आ जाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। एक सीरीज आपके सामने है, ये सीरीज के अंदर देखिए यहां से अगर आप शुरू करें तो रिएक्शन ऐसी होती है, Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Li। इसका जो पोटेंशियल है वो -3.05 वोल्ट है, और ये मिनिमा है अपनी सीरीज का, ऊपर लिखा हुआ है। और ऐसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए +2.87, ये फ्लोरीन वाला है, और ये मैक्सिमम एसआरपी है। तो ऐसे आप सबका रिडक्शन जब देखते हैं तो एसआरपी बढ़ता जाता है नीचे जाने पे। यहाँ पे देखिए रेफरेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और इसका रेफरेंस लिया गया है 0। तो इसके ऊपर जो लोग हैं वो सभी नेगेटिव, और इसके नीचे जो है तो इसके ऊपर वाले नेगेटिव पोटेंशियल, इसके नीचे वाले पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर आप सीरीज में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा होगा, सीरीज में नीचे समय जाते समय देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एसआरपी बढ़ रहा है। एसआरपी बढ़ने का मतलब सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी, स्वयं रिड्यूस हो जाने की जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ेगी, टेंडेंसी टू बी रिड्यूस बढ़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की जो ताकत है वो बढ़ेगी। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज करता है, ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी डिक्रीज करता है, ये सब नीचे जाने पे होता है। अगर आप सीरीज में ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या क्या होता है, एसओपी बढ़ता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाने की जो टेंडेंसी वो बढ़ती है, टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज। और रिड्यूसिंग पावर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने की जो ताकत है वो बढ़ती है। अगर आप मामले को कंक्लूड करें तो नीचे आने पे देखिए एसआरपी बढ़ रहा है और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन खेलते हैं। ऊपर जाने पे अगर आप देखें एसओपी बढ़ रहा है और रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन खेलते हैं। एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, पावर हमेशा अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ सीधा सीधा गेम खेलती है। बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे और घटेंगे तो दोनों घटेंगे, लेकिन पावर हमेशा अपोजिट पोटेंशियल के साथ ऐसा करती है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल के साथ, और रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ ऐसा करती दिखेगी, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जब आप सीरीज में नीचे की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज करती है, मतलब अपर मेटल इज मोर रिएक्टिव, उसका एनोड बनाइए, लोअर मेटल लेस रिएक्टिव, उसका कैथोड बनाइए। सवाल आता है क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, यस बिल्कुल, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और वो उसको घर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन कॉपर अगर चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव। अगर आपसे पूछा जाए कि अगला सवाल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी केप्ट इन द वेसल मेड बाय, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आप किस वेसल में रखना पसंद करेंगे सुरक्षित। जब सवाल सुरक्षा का हो तो मेरे दोस्त लेस रिएक्टिव व्यक्ति के सामने छोड़ा करिए। जैसे मान ली कमजोर व्यक्ति, तो आप उसको अगर ताकतवर के सामने छोड़ देंगे तो निपटा देगा, तो कमजोर व्यक्ति है तो उसको और कमजोर व्यक्ति के सामने छोड़ दीजिए तो वो सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित जब रखने की बात है तो लेस रिएक्टिव के सामने छोड़ा करिए, है ना। लेस रिएक्टिव मतलब जैसे सिल्वर, कॉपर सल्फेट को अगर आपको रखना है। अगला सवाल, क्या जिंक H2SO4 से रिएक्ट करके H2 डिस्प्लेस कर पाएगा, जी हाँ, क्योंकि ये एक्टिव मेटल है। AU ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये पैसिव मेटल है। हाइड्रोजन से सीरीज में जो नीचे आते हैं वो नहीं कर सकते, जो ऊपर आते हैं वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड पे आइए।
स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड वहां ज्यादा होगा जहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल का ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जितना अधिक होगा वो ऑक्साइड को अपने साथ मजबूती के साथ बॉन्डेड रखेगा और स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड बढ़ेगा। इसीलिए अगर आप ऊपर वाले मेटल्स देखिए एलआई वगैरह, तो ये मेटल कैसे हैं, ये ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड क्यों बना लेते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लिथियम वगैरह का जोरदार है, तो ये ऑक्साइड को बांध के रखते हैं। नीचे वाले जो होते हैं कॉपर के नीचे वाले, वो लेस स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। आगे बढ़ते जाइए। अगला सवाल आपको मिलेगा नॉन मेटल में। नॉन मेटल में लिस्ट देखिए, सबसे नीचे आपको फ्लोरीन, उसके ऊपर देखेंगे थोड़ा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल है। सबसे ज्यादा एसआरपी इसका होता है, ये मैक्सिमा है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एक्स वाई जेड आप कुछ मान लीजिए, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, है ना, डेटा रखने की जरूरत सबके नहीं है। आगे बढ़िए। सवाल इसमें उठता है कि भाई नॉन मेटल में क्या करें, तो देखिए ऊपर वाला चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, हमेशा उसका एनोड बनाएंगे, क्योंकि ऊपर वालों का एसओपी ज्यादा है। नीचे चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, हमेशा नीचे वालों का कैथोड बनेगा, क्योंकि उनका एसआरपी ज्यादा होगा। गिव्स फ्री एनर्जी पे आई। डेल्टा जी जो होता है वो होता है माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, है ना। डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल को आप लिख सकते हैं एनईएफ, तो यहां से एक रिलेशन बनता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनईएफ। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में ये रिलेशन है। डेल्टा जी नॉट यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज है, और डेल्टा जी किसी भी नॉर्मल कंडीशन पे रिलेशन है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यू। इसको आरटी एल एन क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसमें सवाल भी इस बार कुछ कुछ रिलेटेड एक आया था। ठीक है, एक रिलेशन देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन पे है, ये वाला स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। ये है अपनी नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं। पहला फॉर्मेट है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। दूसरा फॉर्मेट है, अगर आप इसको लॉग में कन्वर्ट कर लें तो बेस में E आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2.303 आर टी अपॉन एन एफ वाला फॉर्मेट लिखें तो बेस में 10 आ जाएगा। और बेस में कुछ लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, अंडरस्टूड 10 ही है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं 2.303 आर टी और एफ को, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.0591। यहां से क्लास फॉर्मेट है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये वाला होता है। आगे बढ़िए। सवाल जब आपके सामने आए तो अब ये वाला फॉर्मेट ज्यादा यूज करिए। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट की एक्टिविटी है, उसका कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट की एक्टिविटी, यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन, और ये वैल्यू निकाली गई है आरटी, जैसे मैंने पीछे बताया था 2.303 आरटी अपॉन एफ को सॉल्व करके। ठीक है, टेम्परेचर जो आप लेते हैं 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री पे आप पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। जनरली इसी पे होता है, क्योंकि सर्किट जो तैयार होते हैं सेल वगैरह वो 25 डिग्री पे काम करते हैं, तो आपको 298 केल्विन पे ही नस्ट इक्वेशन ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्या नस्ट इक्वेशन को कहां लगा सकते हैं, आधे सेल पे या कंप्लीट सेल पे? तो अगर कोई पूछे कि नस्ट इक्वेशन को कहां लगाया जा सकता है, तो मेरे दोस्त आधे सेल पे भी लगा सकते हैं और कंप्लीट सेल पे भी लगा सकते हैं। अगर आप आधे सेल पे लगाते हैं तो Zn कन्वर्ट हो रहा है, Zn प्लस 2 में आप लिखेंगे E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन 0.0591, 2 का चेंज है तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ 2 लगा दीजिए। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में यह आएगा, रिएक्टेंट की एक्टिविटी 1 है। अगले में अगर आप इसको लगाएं, यहाँ पे देखिए ये रिडक्शन वाला आधा सेल है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन होगा E रिडक्शन इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन 0.0591 बाई 2। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ भी है, यहाँ प्रोडक्ट की एक्टिविटी यहाँ पे 1 होगी, रिएक्टेंट की आएगी Cu+2 कंसंट्रेशन। चलते जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो जरूरी है आपको जानना। पहली प्रॉपर्टी, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो केवल साइन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर आप रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, साइज और अमाउंट वगैरह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चर्चा को आगे बढ़ाइए। अगर हम नस्ट इक्वेशन को कंप्लीट सेल पे लगाएं तो क्या लिखेंगे भाई, इधर लिखेंगे ई सेल, इधर लिखेंगे ई नॉट सेल। माइनस 0.06 अगर लगाते हैं तो यहाँ पे अप्रॉक्स लगा लीजिए, अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब आप ऐसा कार्यक्रम करें तो ध्यान रखें कि ये जो है वो ईएमएफ ऑफ द सेल है, और जो ई नॉट सेल आएगा यहाँ पे वो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आएगा। यहाँ पे टर्म यूज करते हैं हम लोग ईएमएफ। आधे सेल में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म यूज करना है और कंप्लीट सेल में आपको ईएमएफ टर्म यूज करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा जी सिस्टम को क्या करना पड़ेगा भैया, नेगेटिव, और डेल्टा जी क्या होता है माइनस एफ। तो अगर आप ई सेल को करते हैं पॉजिटिव तो डेल्टा जी सेल हो जाएगा नेगेटिव, और यही स्पॉन्टेनियस होने का क्राइटेरिया है। तो ई सेल को पॉजिटिव कर लीजिए या डेल्टा जी सेल को नेगेटिव कर लीजिए। अगर आपसे कहता है स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया समझाया जाए तो स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है कि डेल्टा जी सेल नेगेटिव हो जाए तो ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए, नॉन स्पॉन्टेनियस कैटेगरी बन जाएगी, डेल्टा जी सेल पॉजिटिव करो तो ई सेल नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा केस, अगर आप इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो डेल्टा जी सेल 0 तो ई सेल भी क्या हो जाएगा, शून्य। चर्चा को आगे बढ़ाइए। एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन अगर आप लगते हैं, ये बात पहले भी हो चुकी है मेरे ख्याल से, है ना, तो ये तो डन है। नेक्स्ट पे आइए।
अगर आप ई नॉट सेल निकालते हैं तो ई नॉट सेल निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला, रिडक्शन में से रिडक्शन की टेंडेंसी को माइनस करेंगे, लेकिन कैथोड माइनस एनोड, मतलब बड़ी टेंडेंसी में से छोटी टेंडेंसी को माइनस किया जाएगा। दूसरा तरीका, ऑक्सीडेशन में से ऑक्सीडेशन माइनस करिए, लेकिन बड़ी में से छोटी टेंडेंसी, मतलब एनोड माइनस कैथोड। तीसरा तरीका, एनोड पे जो हो रहा है वो लिख दीजिए, कैथोड पे जो हो रहा है वो लिख दीजिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए। इन तीनों तरीकों से जब आप सवाल लगाएंगे तो ई नॉट सेल आपको सेम मिलेगा, तो आपको कोई एक तरीका फॉलो करना है। मैं ज्यादातर ये वाला तरीका फॉलो करता हूँ, ज्यादातर जनता यही तरीका फॉलो करती है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे उठा के जोड़ देना है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ले लीजिए, रिडक्शन कैथोड पे जोड़ दीजिए, कहानी खत्म, ई नॉट सेल आ गया। ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या क्या होता है? देखिए, इक्विलिब्रियम आने पे सबसे पहले डेल्टा जी सेल जीरो हो जाएगा, ई सेल जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट सेल की वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि क्यू अब के बन चुका होगा। इस पे ही एक सवाल इस बार आया था। ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 2.303 आरटी अपॉन एनएफ, और साइन में देखिए यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनमें देखिए माइनस एनईएफ के लिए फॉर्मूला लगता है, तो ये ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो ये 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। तो ये इतनी बातें आप इक्विलिब्रियम पे ध्यान रखिए। इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, और जब ये फॉर्मेट यूज करते हैं तो इसमें ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ चुका है। 3 केस बनेंगे, या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा होगा, या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से छोटा होगा, और या तो 1 होगा। अगर 1 से बड़ा हुआ तो लॉग केसी पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी नॉट सेल नेगेटिव हो जाएगा, देखिए, है ना। दूसरे केस में केसी अगर 1 से छोटा है तो लॉग केसी नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट सेल पॉजिटिव हो जाएगा। केसी अगर 1 हो गया तो ये शून्य, तो ये भी शून्य। इक्विलिब्रियम आना सिस्टम के लिए अच्छी खबर है, या इक्विलिब्रियम आना सिस्टम के लिए बुरी खबर है? तो सवाल का जवाब है, इक्विलिब्रियम आना बुरी खबर है, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो सेल स्टॉप्स वर्किंग, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, क्योंकि ई सेल हो जाएगा जीरो, और ई सेल जीरो हो जाने का मतलब है मेरे दोस्त कि ई नॉट रिडक्शन कैथोड और ई नॉट रिडक्शन एनोड दोनों एक दूसरे की बराबरी कर चुके हैं, कहानी खत्म हो चुकी है। अब दोनों में टेंडेंसी का कोई अंतर नहीं रहा, दोनों बराबर टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला कार्यक्रम है गिव्स फ्री एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी? तो आप कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या एडिटिव रूल फॉलो होगा? तो यस, एडिटिव रूल फॉलो होगा, यस एप्लीकेबल। और जो सेल पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें एडिटिव रूल आप नहीं लगाएंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो आप जोड़ते किसमें? आप डेल्टा जी को जोड़ते हैं सवालों में। कभी कभी आपको ई जुड़ता हुआ नजर आ जाए, परेशान मत हो जाइएगा, वो इत्तेफाक से जुड़ गया है ना। कि इत्तेफाक मेरे जीवन में कभी क्यों नहीं होता। तो देखिए मेरे दोस्त, N1 E1 प्लस N2 E2 इज इक्वल टू N3 E3 नॉट, ये लगाइए, ये डेल्टा जी को एडिशन सही निकाला गया, ये 100% करेक्ट है। हर बार आपको सही जवाब देगा, यहां से निकला है ना। एफ एफ काट दीजिए, माइनस माइनस काट दीजिए, तो हर सवाल में आप ये लगा सकते हैं। अगला केस आता है कंसंट्रेशन सेल। क्या होता है कंसंट्रेशन सेल? ये एक स्पेशल केस है, जब आप सिमिलर इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, उनको डिप करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जिनके कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो जो सेल बनता है वो कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल का जो चलने का कारण है वो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो आपने सिमिलर ले रखे हैं। इसमें जो केसेस बनते हैं, पहला केस बनता है कॉपर कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 में, और Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो ये देखिए इधर भी वही इलेक्ट्रोड है, उधर भी वही इलेक्ट्रोड है। एनोड पे आप ये रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड पे आप ये रिएक्शन लिखेंगे, सिमिलर इलेक्ट्रोड है, पलट गया। तो देखिए पोटेंशियल भी साइन बस चेंज करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो नेट आंसर कितना मिलेगा? 0 वोल्ट। इसलिए कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन, जितने भी कंसंट्रेशन सेल हैं उनका हमेशा ई नॉट सेल जीरो होता है, लेकिन इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम मत समझ लीजिएगा, ई नॉट सेल जीरो है, ई सेल जीरो नहीं है। आइए, अब सर्किट चलेगा नहीं चलेगा वो कैसे तय करते हैं? किसी भी कंसंट्रेशन सेल में पहली बात ई नॉट सेल शून्य होगा, नस्ट इक्वेशन लगाइए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। यहाँ पे देखिए एनोड वाला ऊपर आएगा, कैथोड वाला नीचे आएगा। एनोड पे अगर C1 है तो C1 लिख दीजिए, यहाँ C2 है तो C2 लिख दीजिए। पलटेंगे इसको साइन को तो ये प्लस ऊपर हो जाएगा और ये पलट जाएगा, जब ये प्लस लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो C2/C1 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको मैं जुगाड़ बताऊं तो यहाँ पे जुगाड़ ये मेरे दोस्त की, सर्किट चलेगा कि नहीं चलेगा कैसे समझिए। रिएक्टेंट को बढ़ाओ, प्रोडक्ट को घटाओ, सर्किट चलेगा ये वाला। इसके रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बढ़ाओ, प्रोडक्ट घटाओ, ये भी सिस्टम काम करेगा बढ़िया। और अगर दोनों बढ़िया काम करेंगे तो सर्किट चलेगा। तो स्पॉन्टेनिटी की यही कंडीशन है। क्या क्या पूछेगा आपसे, कहेगा बताइए जब सिस्टम ये वर्क कर रहा होगा तो क्या क्या हो रहा होगा? ई नॉट सेल जीरो होगा, डेल्टा जी नॉट सेल जीरो होगा, कंसंट्रेशन सेल है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी सेल को नेगेटिव करिए, ई सेल को पॉजिटिव करिए, और मैंने आपको यहां बताया, देखिए इसको बढ़ाओ और इसको घटाओ तो C2 बड़ा होगा, C1 छोटा होगा। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए, ई सेल इज इक्वल टू प्लस 0.0591/2 log C2/C1। ऐसे आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, बताइए ये भी कंसंट्रेशन सेल है, ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, ये एनोड वो कैथोड। रिएक्टेंट को बढ़ाओ, प्रोडक्ट को घटाओ, रिएक्टेंट को बढ़ाओ, प्रोडक्ट को घटाओ, सिस्टम अच्छा काम करेगा। इस बार भी ई नॉट सेल शून्य होगा, इस बार भी अगर आप देखेंगे तो डेल्टा जी नॉट सेल की वैल्यू शून्य होगी।
डेल्टा जी सेल कब निगेटिव होगा, ई सेल कब पॉजिटिव होगा, स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन है। अगर P1 P2 बराबर दिए जाए तो आप ये लिखिए, ये सेल है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अगर आप C2 देखें तो C1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे C2 C1 से अगर आप बड़ा रखते हैं तो ये केस नंबर 1 बनेगा और इसमें स्पॉन्टेनिटी मिलेगी। केस नंबर 2 में अगर C1 C2 बराबर देते तो P1 P2 से बड़ा रखिए, तो यहाँ पे ऊपर P1 आएगा और नीचे P2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस लगाया। इस तरीके से कंसंट्रेशन सेल भी समाप्त होता है। सारी बातें हो चुकी हैं भाई। तो आपको मैंने करीब करीब अगर घड़ी देखें तो 15 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट बचा ही होगा मेरे ख्याल से, 15 मिनट के अंदर पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखा दिया है। इसको देख लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर हैं रिवीजन करने में। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कितना सही लगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहना तो भाई ये हमारा एक बैच आ चुका है टीम टाइटंस का, और ये टीम टाइटंस का बैच जस्ट अभी लाइव हुआ ही है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो आप ये लेटेस्ट बैच है 3.2 ज्वाइन करिए। मेरा कोर्स इसमें 25 अगस्त से मोल कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें कौन क्या पढ़ाएगा समझ लीजिए फटाफट। इसमें बायो पढ़ाएंगे आपको सीप में, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे अनुपम सर, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आकांक्षा मैम पढ़ाएंगी। मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा एकेएम, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसिड सर पढ़ाएंगे। 3999 में अभी भाई सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और ये ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। जाइए फटाफट ले लीजिए। अगर आप मेरे गाइडेंस में रहना चाहते हैं तो मेरा कोड है भाई जे स्टार लाइव, नोट कर लो, लिख लो, JSTARLIVE। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आप मेरी छत्र छाया में रहेंगे साल भर। आप मुझसे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं मेरे मेंटरशिप ग्रुप में जुड़ करके। इस कोड का जो एम्बेडेड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आ जाएगा। वहां जाके क्लिक करिए, क्लिक करते ही आप डायरेक्ट पेमेंट पे पहुंच जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मेरी स्पेशल क्लास में जब भी आप आए वहां पे वो स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा कि मैंने आपका कोड लगाया है। मैं आपको अपना नंबर दूंगा, वहां पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करिए, वहां पे आपको मेंटरशिप ग्रुप में मैं ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है भाई। और इसी के साथ मैं एक दो इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ, ये भी ऑफर शायद चल रहा है और इसको आप अवेल कर सकते हैं। सीबीटी अगर आप लेना चाहते हैं तो सीबीटी भाई 4999 में प्लस के साथ मिल रहा है, आइकॉनिक में 2999 और आइकॉनिक प्रो में फ्री है, ठीक है। तो अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो आपको सीबीटी भी फ्री में मिल जाएगा, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो 2999 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तो आप आइकॉनिक या आइकॉनिक प्रो में से कोई एक चूज कर सकते हैं। आपको सीबीटी भी बहुत कम रेट पे वहां मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो जानकारी भरा लगा, आपको लगा इससे आपकी कोई मदद हो रही है, तो जब वीडियो को आप देख लें तो कमेंट बॉक्स में आप अपना 1 मिनट निकाल के एक मूल्यवान कमेंट जरूर करें, और बताएं कि आपको ऐसी और सीरीज के अंदर और बातें चाहिए, और अगर चाहिए तो किस टॉपिक की चाहिए मेंशन करिए। सेशन कैसा लगा वो भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स इट।